India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोक कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना मौत मुआवजे के लिए फर्जी दावों पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित। सॉलिसिटर जनरल ने कहा मुआवजा दावे के लिए समय पर सीमा भी हो। यूक्रेन से लौटे छात्रों को देश में कोर्स पूरा करने की अनुमति की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। आपातकालीन उपाय करने की मांग करते हुए वादी ने कहा ये छात्रों का है मौलिक अधिकार। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की सीएटी के आदेश को रद्द करने की याचिका। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की आरोपी चित्रा रामकृष्ण को 7 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा गया। चित्रा पर है स्टॉक एक्सचेंज की संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप। India Legal presents Courts Roundup. कोरोना से होने वाली मौत के बाद परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि कोरोना से होने वाली मौत का मुआवजा आश्रित परिजनों को सभी राज्यों में दिया जा रहा है। तुषार मेहता ने कहा कि मुआवजा बांटने में ये समस्या भी आ रही है कि डॉक्टर्स अन्य कारणों से कोई मौत को भी कोरोना से हुई मौत बताते हुए नकली प्रमाण पत्र दे रही हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस एमआर शाह ने फर्जी प्रमाण पत्र पेश कर मुआवजा लिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना मृत्यु मुआवजा पर सुनवाई हुई। कोरोना मुआवजा राशि के फर्जी दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। कोर्ट का कहना है कि कोरोना की मौत के लिए अनुग्रह मुआवजा पाने के लिए कई लोग फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बना रहे हैं और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो कोर्ट उसके खिलाफ कार्यवाही करने से हिचकेगा नहीं। कोर्ट ने अपने आदेश के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा है कि ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जाँच का आदेश दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने डॉक्टरों द्वारा जारी किए जा रहे फर्जी प्रमाण पत्रों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने नकली कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र पर सुझाव मांगा है जो 50,000 अनुग्रह राशि का लाभ उठाने के लिए जारी किया जा रहा है। मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नकली कोरोना प्रमाण पत्र या नकली दावों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने पीठ को ये सुझाव भी दिया कि आवेदन दाखिल करने और घातक कोरोना के शिकार लोगों के परिजनों द्वारा अनुग्रह मुआवजे का लाभ उठाने के लिए एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट की बात उठाई। जस्टिस शाह ने कहा कुछ समय सीमा होनी चाहिए, अन्यथा ये प्रक्रिया 5 से 6 साल तक भी अंतहीन चलेगी। मेहता ने बताया कि अदालत ने आदेश दिया कि अनुग्रह मुआवजे का दावा करने के लिए आरटी-पीसीआर प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर इसकी अनुमति दी जा सकती है। फिर भी न्यायालय द्वारा दी गई छूट का कुछ मामलों में दुरुपयोग किया जा रहा है। कोर्ट में मौजूद केरल राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आर बंसत से न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि कृपया सुझाव दें, हम डॉक्टरों द्वारा जारी किए जा रहे फर्जी प्रमाण पत्रों के मुद्दे को कैसे रोक सकते हैं। ये किसी के वास्तविक अवसर को छीन सकता है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने ये देखते हुए कहा कि इस मुद्दे की एक स्वतंत्र जांच का आदेश दिया जा सकता है। अगले सोमवार को उस मामले को स्थगित कर दिया। पीठ ने मामले को 14 मार्च को सुनवाई के लिए रखा है। शीर्ष अदालत वकील सह याचिकाकर्ता गौरव कुमार बंसल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन परिवार के सदस्यों के लिए अनुग्रह मुआवजे की मांग की गई थी जिनकी
मृत्यु कोरोना महामारी के कारण हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें यूक्रेन से लौटने वाले मेडिकल छात्रों को समायोजित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है और उन्हें भारतीय मेडिकल कॉलेज में उचित भारतीय या विदेशी डिग्री के साथ ही अपनी शिक्षा पूरी करने की अनुमति देने की मांग की गई है। एक वैकल्पिक राहत के रूप में याचिका में यूक्रेन सरकार के साथ समन्वय करने और कुछ केंद्रीय या राज्य सरकार या निजी कॉलेजेस को यूक्रेनी संस्थानों के विदेशी परिसरों के रूप में अध्ययन जारी रखने के उद्देश्य से यूक्रेन में सामान्य स्थिति होने तक एक बार के आपातकालीन उपाय के रूप में घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार विदेश में पढ़ने वाले युद्ध प्रभावित भारतीय छात्रों के लिए ऐसा एकमुश्त अपवाद जीवन न्याय, समानता और निष्पक्षता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों की उपलब्धता की भारत की संवैधानिक योजना के अनुरूप है। याचिकाकर्ता जो 2 वकील हैं ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन के विभिन्न संस्थानों में चिकित्सा पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अपनी पढ़ाई बंद करने के लिए मजबूर भारतीय छात्रों की दुर्दशा की और साथ ही साथ उजागर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि भारत संघ और राज्य यूक्रेन में युद्ध की अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा की प्रणाली में एक बार के उपाय के रूप में अपवाद बनाने के लिए बाध्य है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार वर्तमान समस्या का समाधान या तो भारत के अपतटीय परिसरों को खोलकर या फिर छात्रों को भारतीय चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी चिकित्सा शिक्षा पूरी करने की अनुमति देकर ही किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक कांस्टेबल की बर्खास्तगी से संबंधित आदेश को ये कहते हुए बरकरार रखा है कि इस बल की प्रकृति को देखते हुए ईमानदारी, अनुशासन और परस्पर विश्वास सर्वोपरि है। गश्त ड्यूटी के दौरान ये कांस्टेबल सोता हुआ पाया गया था और जब उसे इस बात के लिए एक अधिकारी ने डांटा तब उसने उस पर कथित रूप से हमला कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कदाचार का आरोप साबित हो जाता है तो सजा की मात्रा निर्णय लेने वाले प्राधिकार के विवेक पर निर्भर करती है और ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा कि ऐसी विवेकाधीन शक्तियों में तभी न्याय का हस्तक्षेप किया जाता है जब उनका गलती के मुकाबले अत्यधिक का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि संवैधानिक अदालतें न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपीलीय प्राधिकरण की भूमिका नहीं अपना सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एवं अन्य की अपील पर फैसला सुनाया। अपीलकर्ताओं ने ओडिशा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के जनवरी 2018 के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने बर्खास्तगी की सजा को दरकिनार करने के एकल पीठ के फैसले पर मुहर लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनाई गई सजा की मात्रा के गुण दोष पर अदालतें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक सजा सुनाने में विवेक का इस्तेमाल इस भावना के बिल्कुल विपरीत हो। ये बिल्कुल गैर अनुपातित है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी को अपने इस फैसले में कहा कि इस अपीलकर्ता बल की प्रकृति को देखते हुए ईमानदारी, अनुशासन एवं परस्पर विश्वास सर्वोपरि है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि कांस्टेबल 2000 में 3 और 4 जनवरी की रात को कनिहा में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम संयंत्र के 2 वॉच टावर्स के बीच गश्ती के पाली ड्यूटी में था और ऐसे में उसे एक अधिकारी ने सोते हुए देखा। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं और मासूम बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में खतरनाक वृद्धि के आलोक में आपको बता दें कि अश्लील सामग्री देखने के प्रभाव की जांच के लिए पुलिस द्वारा एक एसओपी तैयार करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका दायर की गई और ऐसे में बताया ये भी जा रहा है कि जबकि उच्च मामलों की जांच की जा रही है,
नलिन कोहली द्वारा व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता के रूप में यह दलील दी गई है कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के खतरे से निपटने के लिए अधिकारियों को सक्रिय कदम उठाने के लिए सक्षम बनाने के लिए दिशा निर्देश लागू किया जाना अनिवार्य है। याचिका में कहा गया है कि आश्चर्य की बात नहीं है कि समाचार लेख के साथ साथ बलात्कार और हत्या पर पुलिस जांच तेजी से अश्लील सामग्री देखने और अपराध के बीच एक लिंक के अस्तित्व की ओर से इशारा कर रही है, विशेष रूप से हिंसक गैर सहमति प्रकृति की है और ऐसे में जो सबूत मिटाने के प्रयास में बलात्कार और या यौन उत्पीड़न और उसके बाद हत्या करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में दिखाई दे रही है। कोहली ने अपनी याचिका में नगांव जिले की असम पुलिस द्वारा हाल ही में की गई जांच का भी उल्लेख किया, जिसमें 4 आरोपियों के बीच एक संबंध स्थापित किया गया जो पॉर्न एडिक्ट थे और 6 साल की बच्ची की भीषण हत्या की गई थी। याचिका में कहा गया है कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो या फिर BPRD जैसे विशेष एजेंसी द्वारा गुणात्मक डेटा को एकत्रित और विश्लेषण करने की तत्काल आवश्यकता है। दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय के खिलाफ चल रही मामले की कार्रवाई संबंधी अर्जी कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में मुख्य सचिव रहे अल्पन बंदोपाध्याय इस समय मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कैट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया था। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एक पीठ ने कहा था कि अर्जी स्थानांतरित करने के फैसले के अंदर हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण उन्हें नजर नहीं आता। साथ ही पीठ ने स्पष्ट किया कि वह उनके खिलाफ कार्रवाई के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने कैट की प्रधान पीठ के समक्ष एक स्थानांतरण याचिका दायर की थी, जिसने पिछले साल 22 अक्टूबर को बंदोपाध्याय की अर्जी को नई दिल्ली में उसके पास स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी। शीर्ष अदालत ने 6 जनवरी को कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया था, जिसने कैट का स्थानांतरण आदेश खारिज करते हुए बंदोपाध्याय को इसे अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करने की छूट दी थी। उसने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 29 अक्टूबर 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर यह फैसला सुनाया था। केंद्र का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि जब तक सुनवाई ऑनलाइन होती है तब तक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कोलकाता में होती है या फिर दिल्ली में। अलापन बंदोपाध्याय की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता कार्तिकेय भट्ट ने तर्क दिया था कि अर्जी को स्थानांतरित करने के आदेश को नैसर्गिक न्याय निष्पक्षता के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन कर जारी किया गया है, क्योंकि उन्हें अपनी आपत्तियां लिखित में दर्ज कराने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश में कोका कोला और पेप्सिको के उत्पादों के लिए जिम्मेदार 2 बॉटलिंग व्यवसायों को भूजल के अवैध निष्कर्षण के लिए पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में कुल 25 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया है। दोनों कंपनियों पर यूपी में बॉटलिंग प्लांट के लिए भूजल का अवैध रूप से निष्कर्षण करने का आरोप लगा है। साथ ही साथ इसी के चलते एनजीटी ने पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने फैसला सुनाया है कि कंपनियों के बॉटलिंग प्लांट केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के पर्यावरण कानून का उल्लंघन कर रहे थे। ये प्लांट भूजल निकालने के लिए जरूरी एनओसी के बिना काम कर रहे थे। फैसले में कहा गया कि हमारा विचार है कि परियोजना प्रस्तावक कम से कम CGWA द्वारा जारी एनओसी की समाप्ति के बाद भूजल की अवैध निकासी के लिए जिम्मेदार है। वे बिना किसी अधिकार के भूजल दोहन रहे। इसके अलावा वे एनओसी की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यानी कि पानी के पुनः भरण का पालन करने के अंदर भी विफल रहे हैं। इसके कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्यावरणीय मुआवजे का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है। एनजीटी ने सरकारी नियामक CGWA की कड़ी आलोचना की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उसने कहा है कि CGWA ने अपने तरीके से आगे बढ़ते हुए पूरी तरह से अवैध रूप से भूजल के बड़े पैमाने पर दोहन की अनुमति दी है। इसकी जवाबदेही से बाख नहीं सकता है और साथ ही साथ इसके अलावा एनजीटी ने यूपी GWD या उत्तर प्रदेश भूजल विभाग को भी जवाबदेह ठहराया।
राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ने पाया है कि अगर बच्चे का नाम निजी स्कूलों में नामांकित हो तो माता पिता से यह अपेक्षित था कि वह आवश्यक शुल्क का भुगतान करे। दरअसल इस मामले में याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या एक कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल के छात्र है। प्रतिवादी स्कूल ने कथित तौर पर याचिकाकर्ता से शुरू होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित कर दिया। उनके माता पिता ने अधिकारियों को कई आवेदन दिए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार फीस तय करने का अनुरोध भी किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी स्कूल से स्पष्टीकरण भी मांगा, लेकिन उनके द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई। इस संबंध में अदालत ने कहा कि वे याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील को स्वीकार करने से भी नहीं डरती है और भले ही बच्चों या उनके माता पिता द्वारा वास्तविक कारणों से शुल्क या भुगतान नहीं किया गया हो, फिर भी वे परीक्षा लिखने के हकदार हैं। स्थगन आवेदन को खारिज करते हुए और ये देखते हुए कि वर्तमान मामले में कोई मामला नहीं बनता है, अदालत ने प्रतिवादी के वकील से 3 सप्ताह की अवधि के भीतर ही जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि इंडियन स्कूल जोधपुर और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों को छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं या शारीरिक कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी छात्र को किश्तों सहित बकाया शुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण कक्षाओं में भाग लेने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि माता पिता द्वारा वार्षिक शुल्क जमा करने की कठिनाई पर भी प्रबंधन द्वारा मामला आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। गुजरात हाईकोर्ट ने आईपीसी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3, 2, 5, 1 के तहत अपराधों के लिए जमानत आवेदन को रद्द करने के खिलाफ दायर एक आपराधिक अपील स्वीकार कर ली। जस्टिस BN करिया की खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ता ने यहां शिकायतकर्ता की जाति के बारे में किसी भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और शिकायतकर्ता की जाति से भी अवगत नहीं हुआ। साथ ही साथ मामले में कहा गया था कि शिकायतकर्ता और एक अन्य व्यक्ति जो है वह सब स्टेशन पर मौजूद थे और उस समय गांव की लाइटें काट दी गई थी। अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को बुलाया और उसे गाली देना शुरू कर दिया। इसके बाद अपीलकर्ता अन्य 3 व्यक्तियों के साथ थाने आया और शिकायतकर्ता पर लात घूंसे मारे। शिकायतकर्ता और अन्य कर्मचारियों को अस्पताल ले जाया गया है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया है कि उसे वर्तमान अपराध में झूठा फंसाया गया था। अपीलकर्ता शिकायतकर्ता बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता की जाति के बारे में अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता ने एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अपराध किया था। मुंबई की एक अदालत ने सीबीआई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व मुख्य अधिकारी चित्रा रामकृष्ण को 7 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि सीबीआई ने चित्रा रामकृष्ण को अदालत के समक्ष पेश किया और एनएसई को लोकेशन मामले में उनकी 14 दिन की हिरासत की मांग की गई थी। चित्रा रामकृष्ण को सीबीआई ने कोलोकेशन घोटाले मामले में रविवार को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने रामकृष्ण के ऐसे लगातार 3 दिनों तक पूछताछ की और उनके आवास पर तलाशी भी ली गई। अधिकारियों ने कहा कि वह उचित जवाब नहीं दे रही थी, क्यों उन्होंने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के एक वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक की सेवाएं भी ली थी और ऐसे में उन्होंने उनसे पूछताछ की है। और ऐसे में बता दें आपको कि अधिकारियों ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि एजेंसी के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक दिन पहले ही विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व प्रबंधन निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ चित्रा रामकृष्ण को बड़ा झटका दिया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई कोलोकेशन मामले में शनिवार को कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। चित्रा पर हिमालयन योगी के इशारे पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संचालन करने और संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप है। मामले में बीते दिनों सीबीआई ने एनएसई के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर जीओओ आनंद सुब्रमण्यम को चेन्नई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि वही हिमालयन योगी है। आनंद सुब्रमण्यम पर आरोप है कि वह एनएसई के कामकाज में दखल देते थे।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.